मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। इस वीडियो के अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी क्या है। पश्चिमी हिंदी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का दिया हुआ नाम है। यानी जो पश्चिमी हिंदी का विभाजन किया, पश्चिमी हिंदी नामकरण किया, वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। जो कोई एक वास्तविक भाषा का नाम नहीं है, बल्कि कुछ बोलियों के समूह के लिए उनकी भाषिक एकता के आधार पर दिया गया है, अभिहित किया गया है, अर्थात दिया गया है। इस उपभाषा का क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला से लेकर पूर्व में कानपुर की पूर्वी सीमा तक तथा उत्तर में जिला देहरादून से दक्षिण में मराठी की सीमा तक चला गया है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी पंजाबी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी तथा मराठी भाषाओं के बीच में स्थित है। यानी ये पश्चिमी हिंदी है, वो पंजाबी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और मराठी भाषाओं के बीच में स्थित है, इन भाषाओं से घिरी हुई है। अतः इन सब की विशेषताएं अर्थात इन सभी भाषाओं की कम या अधिक विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। यह मतलब पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से उद्भूत है, जिसकी प्रमुख 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है अथवा विभाषा है या एक बोलियों का समूह है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 बोलियां आती हैं। हरियाणी 1, खड़ी बोली 2, ब्रजभाषा 3, बुंदेली 4 और कन्नौजी 5। अब हम इन बोलियों के बारे में परिचय प्राप्त करें। पहले खड़ी बोली हिंदी बोली। इसे मतलब खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी, कौरवी आदि कई नामों से भी पुकारा जाता है, किंतु सर्वाधिक प्रचलित नाम खड़ी बोली ही है। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। क्या कहा गिलक्रास्ट ने? इसको टकसाली भाषा कहा है। खड़ी बोली नाम का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो मानक हिंदी के लिए, जिसकी 3 शैलियां हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, और दूसरे उस लोक बोली के लिए जो दिल्ली, मेरठ तथा आसपास बोली जाती है। पहला मानक हिंदी के लिए और दूसरी लोक बोली के लिए जो दिल्ली, मेरठ तथा आसपास बोली जाती है। यहाँ खड़ी बोली नाम का प्रयोग इस दूसरे अर्थ में ही किया जाता है, अर्थात उस लोक बोली के लिए जो दिल्ली, मेरठ और आसपास बोली जाती है, उस अर्थ में ही यह खड़ी बोली नाम प्रचलित है। यह क्षेत्र पुराना कुरु जनपद है। यानी जो कौरवी का जो क्षेत्र है, दिल्ली, मेरठ और आसपास का, वो पुराना कुरु जनपद है। इसी आधार पर राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया था। यह बोली गंगा और यमुना के उत्तरी दोआब अर्थात देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ आदि संपूर्ण जिलों तथा बुलंदशहर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। पश्चिम में यमुना नदी के पार अम्बाला तक, दक्षिण पूर्व में बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर जिलों के उत्तरी भाग में यही बोली प्रचलित है। खड़ी बोली नाम लल्लू लाल जी का दिया हुआ है। खड़ी बोली नाम है, वो नामकरण है, वो श्री लल्लू लाल जी द्वारा दिया हुआ है। खड़ी बोली मूलतः खरी है। इसका अर्थ है शुद्ध। यानी खड़ी बोली जो शब्द है वो किससे बना? खरी से बना, और खरी का अर्थ है शुद्ध। लोगों ने इस बोली का साहित्य में प्रयोग करते समय जब अरबी फारसी शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने का यत्न किया तो इसे खरी बोली कहा गया, जो बाद में खड़ी बोली हो गया। खरी बोली से ही ये खड़ी बोली हो गया बाद में। इसके साहित्य में प्रयुक्त रूप को अपने खरेपन के कारण खड़ी बोली कहा गया है। इसका विकास यानी खड़ी बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है।
इसका विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र हरियाणी, ब्रज और पहाड़ी बोलियों के बीच में पड़ता है। यानी जो इस खड़ी बोली का क्षेत्र है वो हरियाणी भाषा, ब्रज भाषा और पहाड़ी बोलियों के बीच में पड़ता है। खड़ी बोली की जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, वो कैसी है? आकारांत प्रधान है। यानी मान ले इसमें आ, बड़ा आ का की प्रधानता है। जैसे किया, करता, करेगा, घोड़ा, छोटा, बड़ा आदि। खड़ी बोली अर्थात कौरवी की मुख्य बोली उपबोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी कौरवी, पूर्वी कौरवी, पहाड़ ताली तथा बिजनौरी। ये चार उसकी मुख्य उपबोलियां हैं। खड़ी बोली है और इसकी चार ये मुख्य उपबोलियां हैं। कौरवी का शुद्ध रूप बिजनौरी को माना जाता है। कौरवी का जो शुद्ध रूप है वो बिजनौरी को माना जाता है तथा मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श और मानक माना जाता है। मेरठ के आसपास जो बोली जाती है, मेरठ में, उसको खड़ी बोली का आदर्श और स्टैंडर्ड रूप माना जाता है। खड़ी बोली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसमें पवाड़े मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। वैसे पवाड़े मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। ये तो वही यहाँ तक खड़ी बोली की बात। अब हम देखते हैं ब्रजभाषा, यानी पश्चिमी हिंदी की एक बोली और है 5 में से, वो है दूसरी ब्रजभाषा। ब्रजमंडल या क्षेत्र की बोली ब्रजभाषा कहलाती है। ब्रज शब्द का अर्थ है गो स्थली, अर्थात वह क्षेत्र जहां गायें रहती हैं या निवास करती हैं। ब्रज का अर्थ है गो स्थली, यानी गांव का रहने का स्थान या क्षेत्र। ब्रज का एक पुराना अर्थ है पशुओं अथवा गौं का समूह या चारागाह आदि। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाया जाता है और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा या ब्रजी कही जाती है। ब्रज भाषा को पिंगल भाषा के नाम से भी जाना जाता है या इसको पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे ब्रजभाषा नाम दिया अथवा अंतर्वेदी के नाम से भी अभिहित किया इसे। गंगा यमुना का दोआब आर्यों की पवित्र यज्ञ भूमि के कारण, गंगा यमुना का दोआब आर्यों की पवित्र यज्ञ भूमि होने के कारण अंतर्वेद कहलाता है। इसी क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण ब्रजभाषा अंतर्वेदी या अंतर्वेदी कही जाती है। ब्रजमंडल का क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक मथुरा, यानी उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वह है। ब्रजमंडल का मुख्य क्षेत्र मथुरा है, किंतु इसके साथ ही यह अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, धौलपुर, भरतपुर, करौली, गुड़गांव, ग्वालियर तथा आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। यह बोली ज्यादातर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगी सीमा के जो क्षेत्र हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली, डीग के आसपास ये बोली जाती है और कुछ क्षेत्र जो ग्वालियर मध्य प्रदेश का, वहां भी ये बोली जाती है, प्रचलित है। अलीगढ़, आगरा और मथुरा जिलों में ब्रजभाषा का शुद्ध रूप यानी साधु ब्रज रूप मिलता है। अलीगढ़, आगरा और मथुरा जिलों में ब्रजभाषा का शुद्ध रूप मिलता है, इसे साधु ब्रज भी रूप कहते हैं। इस बोली के पूर्व में अवधी, पश्चिम में राजस्थानी, उत्तर में बघेली और दक्षिण में बुंदेली का क्षेत्र पड़ता है। इसकी मुख्य उपबोलियां अंतर्वेदी, जोदावाटी, डांगी, भरतपुरी, भुक्सा, माथुरी आदि हैं। ब्रजभाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। किससे? सौरसैनी अपभ्रंश के मध्य रूप से इसका विकास हुआ है। प्रवृत्ति की दृष्टि से यह ओकारांत प्रधान है, मतलब इसमें ओ की प्रधानता है। जैसे ऐसो, कारो, मारनो,
मारव आदि। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध और प्रौढ़ है, यानी ब्रज भाषा में बहुत ही साहित्य लिखा गया है। मध्यकाल में यह साहित्यिक ब्रज भाषा थी, यानी जो मध्यकाल है यानी भक्ति काल और रीति काल में, हिंदी साहित्य के भक्ति काल और रीति काल में ये बहुत ही साहित्यिक भाषा रही है। और हिंदी प्रदेश के बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में भी इसमें रचनाएं होती थीं। इसीलिए यह बोली से भाषा के पद को प्राप्त हुई, अर्थात इसके साथ भाषा शब्द प्रचलित हो गया या जुड़ गया। यानी कहने का मतलब यह है, ब्रज एक बोली है, परंतु इसका इतना जबरदस्त साहित्य लिखा गया, इतना उस समय प्रचार प्रसार हुआ साहित्य की दृष्टि से, इसलिए ये ब्रज भाषा कहलाई, यानी ब्रज बोली होते हुए ब्रज भाषा के पद पर आसीन हो गई। आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण में जो उदाहरण मिलते हैं, आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण में जो उदाहरण मिलते हैं, उनमें ब्रज भाषा का पूर्व रूप सुरक्षित है, यानी ब्रज भाषा का शुरू का रूप सुरक्षित है। संदेश रासक, प्राकृत पेंगलम, संदेश रासक और प्राकृत पेंगलम आदि संधि काल की रचना में भी ब्रज के रूप मिलते हैं। ब्रज भाषा के बहुत कई प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, केशवदास, बिहारी लाल, यानी रीतिकाल में तो बहुत ही कवि हुए हैं। तो मित्रों, हमने पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों यानी खड़ी बोली और ब्रज भाषा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। पश्चिमी हिंदी की 3 अन्य बोलियों के संबंध में हम परिचय अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।